मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को क्या हाल है मेरे दोस्तों। सीजीएल सुपर सेट 6 में आप सभी का स्वागत है। ये जो सेट है ये 16 सितंबर 2025 को सीजीएल का जो एग्जाम था उसका शिफ्ट है। और मैंने केवल और केवल वही शिफ्ट उठाई है जिनमें कुछ नए सवाल है या कुछ ठीक ठाक सवाल है। आइए मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। पहले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्त, जब भी रेशियो दे रखा है और रेशियो ही पूछा है तो ऐसे केसेज में आप डायरेक्ट पी की वैल्यू 4 रख सकते हैं और क्यू की वैल्यू 1 ले लीजिए, क्योंकि रेशियो इधर रखा है। तो 4 5 20 और क्यू की वैल्यू 3 रखेंगे तो 20 और 3 23। और यहां सेम ही चीज में माइनस है तो 20 में 3 गया 17। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 23:17। आइए भाई, देखिए यार, यहां कहानी कुछ और है, यहां कहानी कुछ और है। अगर सवाल इस तरीके का होता ना मेरे भाई कि यहां वाली वैल्यू और यहां वाली वैल्यू सेम होती, और तो फिर तो हम फार्मूला लगाते ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो अलग अलग वैल्यू, तो आप चुपचाप से सोल्व करिए इसे। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 18, बी स्क्वायर 2, तो 18 और 2 20, जमा 2√36 आएगा। 18 दूनी 36, 2√36। और हम ये बात जानते हैं कि 36 का वर्गमूल आया 6, 6 को 2 से गुना किया 12। अब इसको करेंगे तो 8 और 2 10, और बाहर माइनस है तो माइनस, और इन्हें गुना करेंगे तो 2a भी होगा तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 दूनी 8 माइनस का। तो देखिए 10 और 8 18 से 20 में से 18 गया, 2 बचा 12 और 2 14। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए यहां करेक्ट आंसर दे रहा है। ये मेरे भाई कुछ फार्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रहता है। अगर मेरे बच्चे आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये रहता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहां बीच में माइनस का साइन आ जाए तो ये फार्मूला होता है 4ab के। ये फार्मूला आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत आसान आसान चीजें। जो चीज ऐसी लगती है कि आपने नहीं पढ़ी अब तक या याद नहीं है, उसे चुपचाप से लिख लो, बस इतना काम करना है, मेन मेन पॉइंट को। आइए, कहता है यार सरल बनाइए। जब सरल बनाने जाओगे तो यहां देख रहे हो 6 4 8 3, तो मैं एलसीएम दोनों ही जगह 24 ले लेता हूं, यहां पे भी 24 ले लेता हूं। तो यहाँ 24 लेंगे तो 6 चौक 24, 4 5 20, 4 6 24, 6 3 18, डिवाइड। यहां पे भी 24 ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि 8 तिया 24, 3 7 21, 3 8 24। अब जब डिवाइड करोगे तो बटे वाली रकम तो सेम है, 20 और 18 38 आया, और मेरे बच्चे यहाँ 21 में 8 गया तो ये आया कितना आया 13। तो 38/13 मेरा राइट आंसर आ गया। आइए, कहते हैं यार ए बी और सी ने इतना इतना रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए का निवेश 12 महीने, बी का 8 महीने और सी का 6 महीने। 50,000 का प्रॉफिट है, तो बी का हिस्सा बताइए कितना होगा। तो आपको ये देखना है कि अगर हम इनमें रेशियो लेने लगे तो 3 0 3 0 3 0, काट दिया। और कटता है तो काटो, जैसे 4 6 24, 4 9 36, 4 10 40। तो आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना ए बी सी का, वो बस इतना ही लेना है कि भैया इसने 6 रुपए लगाया, इसने 9 रुपए लगाया, इसने 10। अब कह रहा है जी ए ने 12 महीने की कहानी सेट करी है, बी ने भैया 8 महीने की कहानी सेट करी और सी ने 6 महीने की कहानी सेट करी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 12 पूरे में कॉमन आ रहा है। कैसे? 12 यहां कटा, 8 नहीं 72, 72 को 12 से काटेंगे 6 आया, और 10 चिंग 60, 60 को 12 से काटेंगे 5 आएगा। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा ना वो 6:6:5 आ जाएगा। अब मुझसे पूछ रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा 6 का हिसाब होगा, तो 6 6 12 और 5 17। तो 50,000 जो है ना वो बेसिकली 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा 6 की वैल्यू बताइए। अब मुझे दिमाग दौड़ाना चाहिए ऑप्शन पे। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो आप समझिए कि सीधा कि 6 से काटे, अगर मान लो यहाँ 18 होता तो 6 3 18 3 आ जाता, और 50 को 3 से काटेंगे तो 16,333 आ जाता। 16,333 आ जाता, क्योंकि 16 3 48, सॉरी मैंने गलत बता दिया भाई, 16,666 लगभग आ जाता। आए ना? अब कहानी यह है जो मुझे समझनी है कि मेरा आंसर 16,000 के आसपास आएगा, जबकि यहाँ 18 नहीं 17 है, तो आंसर इससे बढ़ाना है, आसपास आना है। तो आसपास 17,000 ही है, तो यही मेरा आंसर, बाकी सारे ऑप्शन दूर दूर है। दूसरा, अगर आप इस तरह से चिंतित हैं और आप इस चीज को नहीं करना चाहते, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सवाल का आंसर हर हाल में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आपको डिजिटल सम, यूनिट, डिजिट ये सब नहीं लगाना है, डिविजिबिलिटी नहीं लगानी। फिर दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि 6 को 5 से गुना करके 3 लाख बना ले।
और बस पहले ही स्टेप पे आपका आंसर आएगा। 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34 तो है नहीं, तो 17 एकम 17, यानी यहां एक आएगा, और एक केवल पहले ही ऑप्शन में, बाकी सब में दो दो है, तो ऑप्शन ए यहां से भी ठीक बता रहा है। कह रहा है 9 सदस्यों वाली एक समिति की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 42 और 44 वर्ष के दो पुरुषों के स्थान पर दो महिलाओं को शामिल किया जाता है। इन दो महिलाओं की औसत आयु याद करिए। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है यार ये दो लोग हैं, ये दो लोग चले गए, 42 और 44 साल के दो लोग चले गए, तो 42 और 44 को जोड़ोगे तो कितना बना, तो आप कहेंगे 42 और 44, 4 2 6, 4 4 8, यानी 86 साल उम्र के दो आदमी चले गए, लेफ्ट। और कहता है 9 सदस्यों वाली एक समिति है, इसकी औसत आयु में 3 वर्ष की, औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी जो लोग आए हैं ना, उनका वजन इतना ज्यादा था कि हर आदमी को 3 3 साल फालतू बढ़ाने पड़े। तो भाई 9 आदमियों को 3 3 साल बढ़ा के दे दिए, तो 9 27 साल बढ़ा के दे दिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोग आए हैं ना, उनकी आयु पुराने वालों से 27 साल बड़ी होगी, तो 7 6 13, 8 2 10 और 11, तो यानी उनकी एज होगी 113 साल। जो दो महिलाएं आएंगी, भाई 86 साल के गए और उससे ज्यादा साल के आएंगे, तभी तो औसत बढ़ा होगा। तब 113 को 2 से भाग देंगे, तो आप कहेंगे 2 5 10 और 2 6 12, 56 पॉइंट समथिंग है, कहीं 56 पॉइंट मेरा, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कह रहा है 6 क्रमागत पूर्णांक और 5 क्रमागत पूर्णांक है, इन 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है। देखिए यार, यहां 6 इंटीजर है, यहां 5 इंटीजर है, ठीक है जी। सवाल में क्या कह रहा है कि इन 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम, मतलब अगर 5 पूर्णांकों का औसत x है, तो इन 6 पूर्णांकों का औसत x-2 होगा। पहले सवाल पढ़े भाई, यही तो कहा कि इन 6 का एवरेज, मतलब इन 6 का जो एवरेज है वो इन 5 के एवरेज से 2 कम होगा, यानी इसका एवरेज अगर a होगा तो मेरे राजा इसका एवरेज a-2 होगा। यही तो लैंग्वेज कह रहा है, कुछ और थोड़ी कह रहा है। अब कह रहा है 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है, तो भाई 5 पूर्णांकों का योग क्या होगा, औसत a है तो जोड़ आएगा 5a, और 6 पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो भैया आएगा 6a-12, 6a-12। तो कह रहा है ये जो जोड़ है, ये इससे, इस वाली कहानी से कितना ज्यादा है जी, 4 अधिक है। आपने कहा ठीक है, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 में से 5 गया a, और ये 12 उधर जाएगा माइनस का, तो ये आया 8, यानी हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 8 है। तो हमसे पूछ रहा है 6 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करिए, तो 6 पूर्णांकों का औसत है a-2, तो a की वैल्यू 8 है, 8 में से 2 गया 6। तो बहुत साधारण सी बात है, बहुत सीधे सीधे तरीके से आप इस सवाल को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? आए। कह रहा है किसी संख्या का 75% उस संख्या के 2/3 से 15 ज्यादा है। देखिए यार, ऑप्शन कितने गंदे दे रखे, कितनी दूर दूर दे रखे, सोचना भी नहीं चाहिए हमें इस सवाल में। भाई वो कह रहा है किसी संख्या का 75% उसी, ये कोई नंबर होगा, इसी नंबर के 2/3 से। अगर आप समझदार हैं तो आपको 2/3 की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए क्या होती है। आप कहेंगे सर पता है क्या होती है, आप कहेंगे सर ये होती है 66.66, मैं 66% लिख देता हूँ या 67% लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो भाई 75 67 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 8% ज्यादा है, और 8% की तो वैल्यू 15 है, तो 1% की वैल्यू 15/8, तो 100% की वैल्यू कितनी? आप खुद ही सोचो, 8 दूनी 16, 2 आता, तो 100 को 2 से गुना करते 200 आ जाता। अब ये 200 से थोड़ा कम होगा, 200 से थोड़ा कम होगा, मतलब 180। दूसरा, आप कहे नहीं जी मजा नहीं आ रहा, तो मैं कह रहा हूं मजा लेते हैं, आओ। हम 75% की फ्रैक्शन जानते हैं क्या होगी, हाँ जी 3/4, और दूसरे वाली फ्रैक्शन दे रखी है 2/3। आपने कहा ये बात सही है, तो मैं जो ओरिजिनल नंबर है वो ऐसा मान लेता हूं जो 4 और 3 दोनों से भाग जाए, मैं ओरिजिनल नंबर 12 मान लेता हूं। क्या मान लिया जी, 12। अब 12 का 3/4 निकालोगे क्या आएगा, तो 4 3 12, 3 3 9 आएगा, और 12 गुना 2/3 करोगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आएगा। तो यानी अगर ओरिजिनल नंबर 12 है तो 12 का 75% 9 होगा, और 66 से मतलब 2/3 होगा 8। तो 9 और 8 का डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो कहता है 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12 गुना 15, 180। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? क्या किसी भाई को यहाँ तो कोई दिक्कत है? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं सवाल को। आप ये देखा करें कि ऑप्शन कितना दूर या कितना नजदीक है, हमें वहीं से सीखना है। कहते हैं यार 19,650 रुपए नगद में या 3100 रुपए नगद डाउन पेमेंट में और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली है।
तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ज्ञात करिए। अब क्लास में मैंने प्रथम बैच में आपको बड़ा साफ सुथरे तरीके से समझाया कि अगर रेट कोई भी होगी 10% तो फ्रैक्शन आया 1/10। तो आप जब इंस्टॉलमेंट बनाते हो तो यही तो करते हो, पहली इंस्टॉलमेंट 10 से 11 हुई, दूसरी 10 की पावर 2 से 11 की पावर 2 आई, तीसरे वाली 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3, यही तो करते थे और फिर सबको बराबर करते थे। तो हमारे हिसाब से हर एक इंस्टॉलमेंट 11 की पावर 3 का मल्टीपल होती थी। तो हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि जो भी मेरा आंसर होगा ना वो 11 की पावर 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले 11 को पकड़ते हैं। तो 9 और 5 14, 6 और 5 11 नहीं है, ये हो जाएगा क्योंकि 6 और 5 11, 5 और 6 11, ये 11 से भाग जा रहा है। इसे देखिए तो 7 और 5 12, 6 और 5 11 भाग नहीं जा रहा, 8 और 5 13, 6 और 5 11 भाग नहीं जा रहा। भाई भाग जाने के लिए नियम है ना, क्या नियम है कि 11 से भाग दे तो अल्टरनेट डिजिट का जोड़, मतलब अल्टरनेट डिजिट को जोड़ने का जो डिफरेंस आया वो 11 से भाग। तो यहाँ एक ही ऑप्शन था, ये कर लिया। दूसरा आप कहने जी डिटेल बताओ। तो देखिए डिटेल को हम ऐसे करते हैं कि 19,650 रुपये नगद कीमत है, 3,100 रुपये हमने इसमें से कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो 0.5। तो कुल मिला के हमने 16,550 रुपये का कर्जा लिया और इस कर्जे को हम चुकाएंगे 3 बराबर किस्तों में 10% से। तो पहली 10 से 11 हुई, दूसरी 100 से 121 हुई, तीसरी 1000 से 1331, क्योंकि 11 की पावर 3 1331 होती। इसे 11 से गुना करेंगे, इसे 121 से, तो इधर भी 121 से, इधर 11 से। यानी पहली किस्त में 1210 रुपये उतारा है, तो दूसरी किस्त में 1100 रुपये उतारा है, तो तीसरी किस्त में 1000 रुपये उतारा। जोड़ोगे तो 0 1 2 और 1 3 3, यानी 3310 रुपये आपने उधार लिए, तो हर एक किस्त आपको देनी होगी 1331 की, जबकि आपने उधार लिया था 16,550। 16,550। तो यहां 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, गुना 5। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 6। तो आंसर आ जाएगा हर एक किस्त का 6665। ये तरीके मैंने ही पैदा किए थे, मैंने ही बनाए थे अपने सोच से। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा, 2010-11 से पढ़ा रहा हूँ। उस समय कोई नहीं जानता था कंपाउंड इंटरेस्ट की इन चीज़ों को। मैंने एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाई है। आज सब लोग इन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप ओरिजिनल जगह पढ़ रहे हैं। आइए भाई देखिए यार, ये सवाल हमने पीछे एक सेट में किया था, सेम ही सवाल। एसएससी में ये दिक्कत है, एक नया सवाल बनाता है और उसी को रिपीट करता है नई लैंग्वेज को। कह रहा है यार, एक मोबाइल फोन विक्रेता एक फोन को पी रुपए में बेचता है। ये है उसका सेलिंग प्राइस, कहता पी रुपए में बेचता है और ऐसा करने से उसे 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब कि चीज खरीदी होगी 5 में तो बेचेगा 6। आपने कहा ठीक है। अब कहता है एक विशेष त्योहारी ऑफर के कारण के तहत वह उसी फोन को 1.5p में बेचता है, मतलब उसका मार्क जो है ना, यानी वो 1.5p पे बेच देता है, 1.5p पे। देखिए लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करिए। वो यहां ये कह रहा है कि भाई हमने अब जो इसको मार्क कर दिया है ना, अगली लाइन अगर पढ़ेंगे इंग्लिश में, देखिए फॉर स्पेशल फेस्टिवल ऑफर ही मार्क्स। इंग्लिश में कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है कि मार्क करा है। हिंदी में साला में यही दिक्कत है, हिंदी की लैंग्वेज बहुत घटिया हो जाती है। अब हिंदी में देखना, एक विशेष त्योहारी ऑफर के तहत वह उसी फोन को इतने में बेचता है, जबकि बेचना शब्द है ना गलत है। अगर बेच दिया तो ये सब सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि यहां बेचना नहीं आएगा। इस पे लिखेगा 1.5 में अंकित करता है। आप देख रहे हैं इंग्लिश में लिखा है मार्क द सेम फोन एट रुपीज दिस, इंग्लिश में लिखा है कि अंकित करता है, जबकि हिंदी में लिखा है बेचता है। क्यों? क्योंकि हरामजादे इंग्लिश के क्वेश्चन को चैट जीपीटी से हिंदी में बनाते हैं और बच्चों के जीवन को खराब करते हैं। इस पे भी हमें आवाज उठानी होगी एक बार। देखिए तो ये कह रहा है कि मार्क करते हैं 1.5 में, तो 1.5 का मतलब 6 को एक, अबे कहां नाराज हो गया सवाल। तो 6 को 1.5 से गुना करेंगे तो 15 चिक्के 90, 9 रुपए मार्क। आपने कहा सही है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इस ऑफर में वह 10% का डिस्काउंट देता है। तो भाई 9 पे 10% का डिस्काउंट देगा तो 0.9 का डिस्काउंट दे देगा, तो बेचेगा कितने में, 8.1 में। अब 5 की चीज 8.1 में बेची तो कितने का प्रॉफिट कमा दिया, 3.1 का। यानी 3.1 का प्रॉफिट है भाई 5 पे, तो 100 पे कितना। आप कहेंगे देखो सर 0 से तो ये डेसिमल काट दो, 5 दूनी 10, 31 दूनी 62, यानी ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर है। वैसे भी जैसे 31 देखा था तो 31 का मल्टीपल एक ही बनना था, 62 मेरे दिमाग में वही आंसर आना चाहिए। कहता है गैजेट इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस गिविंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कहता है एक उपकरण पे हम 15% का डिस्काउंट देते हैं और 20% का हमें प्रॉफिट होता है। कहता है लाभ 450 रुपए
तो अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होता। आओ भाई, देखिए मुझे यहां चूंकि प्रॉफिट दे रखा है, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, सीपी एसपी और एमपी का रेशियो निकाल देना चाहिए आसानी से। मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ, सीपी एसपी एमपी। उसने कहा कि भाई 15% का डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस 20 होगा, तो 3 का डिस्काउंट 17 में बेचा, 15% की फ्रैक्शन 3/20, और 20% का प्रॉफिट कमाया, तो 5 की चीज 6 में बेची। अब हमें कार्रवाई क्या करनी होगी कि हमें रेशियो बनाना होगा। तो 17×5 = 85, 17×6 = 102 और 20×6 = 120। यानी अगर मार्क 120 है तो हम बेच रहे थे 102 में, तो कॉस्ट थी 85, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो आप कहेंगे 17 यूनिट का। और ये 17 यूनिट का जो प्रॉफिट था, यही बेसिकली 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बटे 17। आपने कहा ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब मैं सवाल में ऐसे कह रहा हूं, अब वो कह रहा है कि अगर उसने अंकित मूल्य पे 25% की छूट दी होती, तो भाई 120 का 25% निकालो, तो आप कहेंगे 25% मतलब 1/4, मतलब 30 का डिस्काउंट दिया होता, तो चीज कितने में बेचता, 90 में। तो कह रहा है 90 की वैल्यू बताओ, तो भाई 17 की वैल्यू इतनी, तो 90 की वैल्यू क्या हो, ये हमसे कैलकुलेशन पूछ रहा है। अब इस कैलकुलेशन को कैसे ब्रेक करें वो समझे, मैं 2-3 तरीके से अलग अलग समझाता हूं। देखिए, एक तरीका तो ये कि मैं इसे गुना कर लूं, तो यहां 0 आया, यहाँ 2 0 आया, फिर 9 से 9 5 45, और 9 चौक 36 और 4 40, ये आया इतना। अब मैं 17 से भाग देना शुरू करता हूं, तो 17 दूनी 34, बचा कितना जी 6। अब 65 17 थी 51, यानी आंसर 23,000 समथिंग होगा, या 2300 समथिंग होगा। तो यहाँ पे भी 1500 है, यहाँ 2800 समथिंग है, या 2500 समथिंग, तो एक ही ऑप्शन बचा, यानी ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा यहाँ राइट आंसर आ गया, क्योंकि मेरे पहले 2 डिजिट से ही सवाल निकल गया। दूसरा दूसरा तरीका हम ये भी पकड़ सकते हैं सवाल में, कि भाई जैसे 450 है गुना 90, 90 को मैं 85 - 5/17 कर लूं, तो कोई दिक्कत है आपको, आप कहेंगे ना कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 को 85 - 5 क्या 17 से काटेंगे, भाई 17 से इसे ले जाएंगे, 17×85 और ये 5/17, तो कुल मिला के जो वैल्यू आएगी ना, वो 5 - 5/17 है। आपने कहा हाँ सर, ये बात हम समझते हैं। अब क्या है कि 5 से तो गुना करोगे, 0 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 2250 से तो बड़ा आंसर होगा, क्योंकि 5/17 बच रहा है। अब मैं 5/17 से जब गुना करूंगा ना, 5/17 से जब गुना करूंगा, तो अब मेरा 2250 आ गया। यहां मैं लगभग चीजें उठाता हूं, कैसे, मैं यहां 15 मान लेता हूं अपनी तरफ से, तो 5×3 = 15, 1/3, 3 से काटूंगा तो 150 मेरा और आ जाएगा, जबकि यहां मेरा 15 नहीं 17 है, यानी मेरा 150 से छोटा आंसर आएगा। तो अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो 0 5 5 10 2 1 3 1 4, यानी मेरा हर हाल में 2400 से छोटा आंसर आएगा, और 2400 से छोटा यही आंसर दे रखा भाई, 2250 से बड़ा और 2400 से छोटा यही आंसर है। लेकिन मुझे लगता है पहले वाला तरीका ज्यादा आसान है, उसे तुरंत क्लिक होता है। कहता है ए बी और सी कार्य को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यार, टोटल 60 आ गया, तो 20 30 60, 30 दूनी 60 और 60 × 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है यदि ए को बी और सी हर तीसरे दिन करते हैं, यानी पहले दिन ए रहेगा, दूसरे दिन ए रहेगा, तीसरे दिन ए बी और सी तीनों रहेंगे, तो मेरे बच्चे ए 3 दिन 3 कमाएगा, 3 कमाएगा, और यहां 3 2 5 6, तो इस तरीके से काम होगा। तो हम ये समझने के लिए समझ सकते हैं कि भाई एक साइकिल में 3 दिन लगते हैं, और 3 दिन में जो काम होता है वो 3 3 6 6 12 यूनिट होता है। करना कितना है जी 60, तो कितने चक्कर लगवाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर आसानी से पता चल जाता है, 12×5 = 60, यानी 5×3 = 15, मतलब 15 दिन में ही काम हो जाएगा। देखिए भाई, कह रहा है 2 किस्मों के चावल जिनकी कीमत 80 रुपए और 120 रुपए। कहता है यार हम क्या कर रहे हैं, हम 132 रुपए में चीज बेचते हैं, तो 20% प्रॉफिट होता है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में खरीदा, 1 कला, तो 6 में बेचा, तो 6 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू कितनी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22×5 = 110, यानी कोस्ट प्राइस मिश्रण का आया 110। अब 120 में 110 गया 10, और इधर आया तो 30, तो रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 1:3, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा कि भाई 4 घंटे में 320 किलोमीटर चल रही है, तो मतलब स्पीड आ गई 80, यानी बस की जो स्पीड है वो 80, तो 4 यूनिट 80 को, तो 1 यूनिट 20, तो 3 यूनिट 20 दिए 60। इसका मतलब मेरे बच्चे, कार की जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर/आवर, क्योंकि बस की 4 है, कार की 3 थी। हम वैसे भी कर सकते थे कि 3 का मल्टीपल, लेकिन वो बहुत सारे हो रहे थे। आइए भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। आइए, आपका इंतजार है,
कहता है इंडिविजुअल इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम दिस इफ टोटल इंटरेस्ट अकर्ड इन 1 ईयर इतना एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर वाज 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी एंड देखो यार सवाल अच्छा है। कहता है 3 स्कीम है पी क्यू और आर। इनमें जो पैसा लगा है उसके बारे में चर्चा में कह रहा है। यहां से पढ़िएगा जो लाइन में हाईलाइट करूं। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर वाज 250% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी। कहता है स्कीम पी में जितना पैसा लगाया है ना उसका 250% लगाया आर में। 250% की फ्रैक्शन बनाओगे तो आप कहोगे 5/2। यानी पी में अगर आपने 2 रुपए लगाया तो आर में लगाया होगा 5 रुपए। आपने कहा ओके जी आगे। अगली लाइन में कह रहा है क्या एंड 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू। और वो कह रहा है कि भैया आर में जो आपने पैसा लगाया वो क्यू में लगे पैसे का 300% है। 300% की फ्रैक्शन होती है भाई 300% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 3/1। तो वो ये कह रहा है कि क्यू में अगर आपने 1 रुपया लगाया है तो आर में लगाया होगा 3। ये बात मेरे बच्चे बात हो रही किस चीज की, पैसा इन्वेस्ट करने की, कि भाई पी क्यू आर में किस अनुपात से आपने पैसा लगाया। अब इसका रेशियो निकालना कोई बड़ी चीज तो है नहीं। इसे 3 से गुना करना है, इसे 5 से। 3 से करोगे 3×2=6 आ जाएगा। इसे 5 से करोगे तो ये 5 एकम 5 आ जाएगा और ये 5×3=15। तो हम ये कह सकते हैं यार पी क्यू आर ने जो पैसा लगाया वो 6:5:15 में लगाया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? आपने कहा सर कोई आपत्ति नहीं, हमें यहां से बस इतनी इंफॉर्मेशन लेनी थी कि पी क्यू आर ने जो पैसा लगाया वो किस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सवाल ने कहा कि भाई इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, 9, 11, इस पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इस पे 11% रेट ऑफ। अब मैं यहां दो तरीके से आपको सवाल समझा रहा हूं और यहां दोनों ही तरीके से डाटा फिट बैठ रहा है, लेकिन पेपर में आपको किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए मैं समझाऊंगा, आराम से समझिए। और भाई अगर आपको हमारी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है तो आप बस इतना करिए कि जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है उसे आप कैरियर के बारे में बता सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं। मेरे लिए सच मायने में ये आपकी तरफ से दिया हुआ बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू भाई। आइए अब सवाल पर आते हैं। अब देखिए मेरे भाई कहानी क्या है, मैं दो तरीके से इसे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उद्देश्य ये नहीं कि मुझे करना है, उद्देश्य ये कि आपको काबिल बनाना करना है। एक तो मैं ये मान लूँ कि 600, 500 और 1500। तो 600 का 7%, 6×7=42, 500 का 9% 45 और 1500 का 11%। तो आप कहेंगे सर 1500 का 11% तो 11×15=165। तो टोटल ब्याज हो गया 45 भाई, 5×5=10 और 2×12, 6×1=7, 4×11 और 4×15, 1×1=2। तो टोटल ब्याज बना 252 यूनिट। और जब पैसा कितना था 600 और 500, 1100 और 1500, 2600। यानी पैसा अगर 2600 रुपए लगाया, 2600 यूनिट लगाया तो ब्याज मिलेगा 252 यूनिट, जबकि ब्याज मिला 2520 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना 10 यानी 26,000 मेरा राइट आंसर है। और बल्कि उसने ये भी नहीं पूछा, उसने शायद ये पूछा है कि पी में कितना निवेश हुआ। तो पी में 6 यूनिट हुआ था, मतलब 600 रुपए था, तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 600 को 10 से गुना करेंगे 6000। एक तरीका है सवाल को करने का, ये क्लियर है। लेकिन आप इस तरीके से सहज तो हो सकते हैं, खुश तो हो सकते हैं, लेकिन पेपर में ये तरीका अच्छा नहीं है। मैं इसे बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मुझे ये देखना कि पूछा क्या है। तो सवाल ने पूछा कि पी में निवेश की गई राशि ज्ञात करिए। तो पी में इन्वेस्टमेंट पूछा है ना, तो भाई ये देख लो कि पी की वैल्यू कितनी है। तो आप कहेंगे पी की वैल्यू है 6। तो बहुत ज्यादा चांसेज होंगे कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल देखें तो ना ये है ना ये है ना ये, यानी आंसर हो जाएगा टी। लेकिन आप कहें क्या ये 100% श्योर होगा, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बटे में कट पिटने के बाद 3 कट जाए और 2 रह जाए, या हो सकता है 2 कट जाए 3 रह जाए। तो मैं उस बारे में सहमत नहीं। फिर कैसे करना चाहिए? देखिए यार जिन बच्चों ने मुझसे एवरेज पढ़ा है, एवरेज अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक है। मैथ को अगर तोड़ फोड़ मचानी है तो यू नीड टू वर्क ऑन एवरेज। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं आपको यही कहता। ये कैसा कलर करवा दिया है? बस एक सेकंड। देखिए भाई अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये कहता कि 7, 9, 11 में ना अपनी तरफ से एवरेज मान लो। क्या मान लीजिए? मैं कहता हूँ यार रेट मान लो 10% है, 10% है, या 10 भी क्यों मानो,
तुम रेट ही 9% मान लो, तो ये 2 कम है 6 पे, तो 12% की कमी। ये 0 हो गया क्योंकि हमने माना ही 9 है। ये 9 से 2 ज्यादा, तो 2 ज्यादा कितनों पे? 15 पे, तो 30% ज्यादा हुआ। अब मैं कह दूंगा यार 30 ज्यादा 12 कम, यानी अभी भी 18 ज्यादा है। 18 मेरे बच्चे अभी भी ज्यादा है। आपने कहा सर ठीक बात है 18 ज्यादा है। ये तरीका देखिए, ये सवाल आसान था तो आपको पिछले वाला तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर डाटा घूमेगा तो पीछे वाला तरीके से आप मर जाएंगे। तो 18 ज्यादा करना है कितनों पे? 6 5 11 15 26 पे। तो मैं कहूंगा यार 2 नीम 18, 2 13 26, यानी रेट जो होगी ना वो 9/13 बढ़ानी होगी। 9/13 बढ़ानी होगी, तो 13 नीम में 117, 117 और 9 126/13, यानी ये आ जाएगी मेरी फाइनल रेट ऑफ ओवरऑल इंटरेस्ट। ये मेरा फाइनल रेट ऑफ ओवरऑल इंटरेस्ट आ जाएगा। जब ये आ गया ना, तो मुझे अब किसी प्रिंसिपल की इनकी जरूरत नहीं है। तो अब मैं 126/13% को ना डायरेक्ट लिख दूंगा 252 जीरो के बराबर। तो 126 का डबल है 252, तो 1% की वैल्यू वहां से 20 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। मेरा पॉइंट समझ पाए? लेकिन अभी आपको ये सवाल आसान नहीं लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि डाटा आसान था यहाँ वाला, तो आपने इस तरीके से कर लिया। अदरवाइज हमेशा ही आपको एक कॉमन रेट निकालनी चाहिए और फिर उसको आगे कैलकुलेट करना चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है एक मीनार 50 मीटर ऊंची है। एक मीनार 50 मीटर ऊंची, ये समझ गए ना सवाल? यहां आपको कॉमन रेट आ गई, यहां से आप ओवरऑल प्रिंसिपल निकाल देंगे। जैसे इसे इक्वल रखूंगा 2520, तो 126 से काटेंगे तो 20 आया, 13 को 20 से गुना करेंगे 2600 आ जाएगा। तो 1% की जो वैल्यू आई वो आई 2600, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो 26,000। 20 13 260 आइए, तो मैं कहूंगा कि भाई 26,000 है प्रिंसिपल, उसमें छठा हिस्सा निकालना क्या हो। तो 6,000 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 6 5 11 15 26 26,000, तो 1 यूनिट 1000, तो 6 यूनिट 6,000। अब आते हैं, कहता है एक मीनार 50 मीटर ऊंची है। एक मीनार है 50 मीटर ऊंची, इसकी चोटी से पास की एक इमारत के शीर्ष और निचले भाग के अवनमन को, अवनमन बोला है तो मतलब सामने वाली चीज छोटी होगी। कहता है इसके अवनमन कोण दे रखे हैं उसने 30 और 45, आपके लिए होने चाहिए उन्नयन कोण, यानी दिस इज 45 डिग्री और दिस इज 30 डिग्री। क्या ये मैंने सही लिखा या गलत लिखा? तो जवाब होगा गलत लिखा। हमेशा वैसे भी दिखाई दे रहा है ये छोटा कोण है ये बड़ा कोण है, तो ये गलती मत कर देना। ये 30 डिग्री होगा और ये 45 होगा। ऐसे भी सोच लिया करो कि ये दूर जाएगा, तो जितना दूर जाएगा कोण छोटा होता है। अब भाई 30 डिग्री क्या बनाता है? सामने वाली साइड 1, तो बटे वाली साइड √3। अब ये √3 है तो ये भी √3 ही लेनी होगी, क्योंकि बेस दोनों ही केसेज में सेम लेना होगा। यहाँ वाला बेस और यहाँ वाला बेस सेम है, तो ये √3 है तो ये √3 लेना होगा। और 45 डिग्री कहता है कि जितना बेस लोगे उतनी हाइट लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब हाइट आ गई √3। अब √3 रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50/√3। अब हमसे पूछा क्या है? कहता है यार इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भैया ये हाइट है √3, ये हाइट है 1, तो इमारत की हाइट आएगी √3 - 1। तो हमें √3 - 1 की वैल्यू पता करनी क्या हो। अब देखिए दो चीजें पूछी, एक मीनार से इमारत को अलग करने वाले 36 दूरी, यानी एक तो पूछा है √3 यूनिट की वैल्यू। तो हमें √3 यूनिट की वैल्यू तो डायरेक्ट ही पता है 50 है, तो ऑप्शन देख लेंगे भाई √3 यूनिट की वैल्यू 50 ये रही, तो एक ही ऑप्शन में, तो आंख बंद करके ये वाला आंसर, क्योंकि ये √3 था ना और ये 50 था। दूसरा उसने पूछा √3 - 1, तो कहता है यार इसकी भी वैल्यू बताओ। तो करो क्या मेरे भाई, हर का परिमेयकरण कर दो, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो नीचे बन जाएगा 3, तो यह आया 50/3, और यहां √3 को गुना करोगे तो 3 - √3। अब 3 √3 की वैल्यू 1.7 ले लो, तो 3 में 1.7 गया तो 1.3, तो आंसर आएगा 50/3 गुना 1.3। अब इसे सोल्व करके मेरे भाई हम हाइट निकाल देंगे, मतलब उसकी इसकी हाइट निकाल देंगे, तो वो आ जाएगी 21। और उसने खुद ही कहा अनुमानित हाइट बतानी, एग्जैक्ट हाइट नहीं बतानी। देखिए मैंने इसका हर का परिमेयकरण इसलिए किया कि मैं इसकी वैल्यू 1.73 रखता या 1 पॉइंट, और मैं हाँ 1.7 रखता ना, तो भाग देना मुश्किल होता। तो मैंने परिमेयकरण कर दिया, तो नीचे 3 आया, अब थोड़ा गुना करना आसान हो जाएगा। भाई 0 से 0 कटा, 13 5 65, 65 को 3 से भाग दे के 65 आना चाहिए, तो 21 3 63, केवल ऑप्शन सी ही सेट बैठेगा। आइए जी, कहते हैं गोले को पिघलाकर 8 एक समान शंकुओं में ढाला जाता है, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी, तो गोले की त्रिज्या बताइए। देखिए यार जो शंकु है वो 8 है
और हर शंकु का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 3, 3 का वर्ग 9 और हाइट है 4। और जो गोला होगा उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई बाई थ्री कटा, 4 से राजा 4 कटा। आपने कहा हाँ। अब दिक्कत कहां फंस गई? दिक्कत यहां ये फंस गई कि आर क्यूब की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे भाई 8 नहीं 72। अब 72 किस किस के क्यूब के बीच में बैठता है? तो आप कहेंगे 4 के क्यूब और 5 के क्यूब, क्योंकि क्यूब रूट करना होगा ना, तो ये 64 होता है और ये 125। यानी इसका जो भी आंसर है वो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 4 और 5 के बीच में एक ही ऑप्शन है, तो वही मेरा आंसर हो गया ए। आइए भाई, कहता है कि नियमित षटभुज का क्षेत्रफल कितने समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है? तो आंसर होगा 6। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो हेक्सागन होता है, हेक्सागन में जब इस सेंटर से इनके सभी वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। हेक्सागन पे सारी इंफॉर्मेशन इसी पीपीटी में दी है। अगर कोई चीज ऐसी जो आपको याद अभी नहीं है तो उसे चुपचाप लिख लेना वीडियो रोक के। जैसे पेरीमीटर क्या होता है? 6 गुना साइड। एरिया क्या होता है? 6 गुना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 6 गुना कर दें। उसी को सोल्व करेंगे तो आएगा 3√3/2 ए स्क्वायर। शॉर्ट डायगोनल, सबसे छोटा डायगोनल, तो सबसे छोटा जो डायगोनल होगा ना वो होगा मेरे भाई पी आर, ये वाला, ये वाला, ये वाला होगा डायगोनल। सॉरी मैं गलत बना गया। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे ही छोटे चलते हैं, ये छोटे चलते हैं ऐसे। यानी जो एक वर्टेक्स को छोड़ के चले। और अगर बड़े डायगोनल की बात करें तो आप कहेंगे ये वाले होते हैं जो एक वर्टेक्स से फिर एक और दो को छोड़ के तीसरे पाके, ये बड़े वाले डायगोनल हुए। तो शॉर्टर डायगोनल की लेंथ हमेशा ही √3a होगी, याद रखना, बहुत सारे सवाल फंसते हैं। बड़े डायगोनल की लेंथ 2a होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है, तो ये साइड a है तो ये भी a, ये भी a, तो ये 2a हो जाता है। एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल 120 होता है। और रेगुलर हेक्सागन में 6 गुना इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और 3 गुना रोम्बस बनता है। यानी 3 इस 6 तो बनती समबाहु त्रिभुज और 3 बनती मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या, 3 क्या बनती है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 3 इसमें जो बनती है वो बनती है रोम्बस। 3 रोम्बस कौन कौन सी बनती है ध्यान देना। एक रोम्बस ये बनती है, ठीक है जी, ध्यान देना इस चीज पे। दूसरी रोम्बस ये वाली बनती है, मतलब 3 रोम्बस मिल जाती है, इनका एरिया बना देते हैं तो ये बन जाता है। और तीसरी मेरे दोस्त ये वाली बना, ऐसे 3 रोम्बस मिलके एक एरिया बनता है, मतलब पूरी हेक्सागन का एरिया बन जाता है। यानी 3 रोम्बस का जो एरिया है वो कंप्लीट एरिया बना देता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए भाई। ये 3 रोम्बस वाला मैं वही बता चुका हूं। अब आइए यहाँ, यहाँ बहुत जरूरी है क्या, ये रिजल्ट ऐसे हैं कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं सारे बड़े डायगोनल मिला दूं, 1 2 3, बड़े डायगोनल मैंने 3 मिला दिए, ठीक है जी। उसके बाद अब अगर मैं यहां से ये रेक्टेंगल बना दूं ये वाली, और इसके बीचों बीच यहां से एक लाइन खींच दूं, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 12 समबाहु त्रिभुज बना दे रहा है, 12 इक्वल ट्रायंगल बना दे रहा है। 12 समबाहु नहीं, 12 समान त्रिभुज बना देता है। या हम यूं कह सकते हैं कि इक्वल, इसको हेक्सागन को यानी समषष्टभुज को 12 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है। अभी पेपर में एक सवाल आया था 2024 में, उस सवाल में पूछा गया था कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए, साइडेड पोर्शन का एरिया बताइए। तो पूरी समषष्टभुज का क्षेत्रफल निकाल के 1/12 करना था। ठीक है जी, इस पे सवाल आते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि यहां मैंने सारे डायगोनल मिला दिए, तो ये मेरे भाई 36 हिस्सों में बट जाता है। ये मेरे भाई 36 हिस्सों में एरिया बढ़ जाता है। अगर हम सारे डायगोनल एक दूसरे खींच दें, शॉर्टेस्ट भी लॉन्गेस्ट भी सारे बना देते हैं और सारे मिड पॉइंट भी ज्वाइन कर देते हैं सामने वाली साइड हो गए, तो कुल मिला के ये 36 बराबर त्रिभुजों में बढ़ जाता है। और इस पे सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, कह देगा कि यार इस साइडेड पोर्शन का एरिया ज्ञात करिए। तो आपको पता होना चाहिए 36 बराबर क्षेत्रफलों में बट रहा है, तो पूरी चतुर्भुज का एरिया निकालना है। उसमें 1 2 3, तो 3/36 हमें एरिया निकालना है। यहां 12 हिस्सों में बटता है, तो ये बहुत छोटी चीज है पर जरूरी है। आइए, और मेरा यहाँ काम यही है कि एक बार पढ़ाएं तो रिवीजन भी बच्चे का हो जाए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ टाइम पास ही होता रहे, उसका रिवीजन भी जरूरी है। कहता है एक सर्कुलर फाउंटेन है, रेडियस 7 मीटर है। रेडियस 7 मीटर, ठीक है, ठीक है जी। 3.5 मीटर चौड़ी घास की क्यारी बनाई है इसके चारों तरफ। ये घास की क्यारी बना दी। तो कह रहे हैं यार इनके एरिया का रेशियो बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना।
अब समझने वाली बात यह कि अंदर वाले की जो रेडियस है वो है 7 और जो चौड़ाई है ना वो है 3.5। तो यानी बड़े वाले की रेडियस होगी 7 जमा 3.5 यानी 10.5। आपने कहा ठीक है। अब कह रहा है घास की क्यारी का क्षेत्रफल और फव्वारे का क्षेत्रफल, यानी काले वाला, ब्लैक और ग्रीन, मतलब ग्रीन और ब्लैक के एरिया का रेशियो बताना। अब यहां पिछले सेट में भी ये सेम ऐसा ही एक सवाल था, वहां मैंने कहा था कि कभी भी एक्चुअल रेडियस मत लेना, ऐसे केसेस में रेडियस का रेशियो ले लो। जैसे छोटी रेडियस 7 है, बड़े वाली 10.5 है। मैं कह रहा हूं डेसिमल हटाएंगे 0, अब रेडियस लेते हैं। अब 5 से काटेंगे 14, बल्कि 5 7 7 35 से कटेगा तो 35 दूनी 70, 35 थी 105। तो आप ये मानिए डायरेक्ट कि अंदर वाले की रेडियस अगर 2 है तो बाहर वाले की रेडियस 3 है, बस इतना लिया करो। तो अब ये बताओ कि अंदर वाले की रेडियस 2 है तो इसका एरिया कितना बना, 2 का वर्ग 4, और बाहर वाले की रेडियस 3 है तो पूरे बड़े का एरिया कितना बना, 9, और 9 में से 4 घटाएंगे क्या बचा, 5। तो ग्रीन का 5 होगा तो ब्लैक का 4, मतलब आंसर आ जाएगा 5:4। भाई ये सारे सुपर सेट जो है सीजीएल के बहुत जरूरी है ना। इसको ध्यान से पढ़िए, एक एक इंफॉर्मेशन बहुत काम की करा रहा हूं। देखिए यार, इस तरह से जब भी ये सैडेड पोर्शन की बात हो रही है, रिंग का एरिया हो जाएगा पाई ब्रैकेट में आर माइनस आर स्क्वेयर। सरकमफ्रेंस अगर पूछे बाहरी सर्कल की तो 2 पाई आर कैपिटल, अंदर वाले की पूछे तो स्मॉल 2 पाई आर। आइए जी, कहता है त्रिभुजाकार प्रिज्म के रूप में तंबू आधार का क्षेत्रफल, आधार है यार, बेसिक सवाल है। कहता है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, प्रिज्म में बेस का एरिया है 20 और हाइट h है, तो बेस एरिया इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है। आइए, कहता है कौन सी रेखा है जिसका ढलान -1 है और जो 2 3 से होकर गुजरती है। तो मेरे बच्चे स्लोप की इक्वेशन होती है y = mx + c। तो सबसे पहली चीज ये देखिए कि m-1 कहां है, m-1 कहां है, m-1 कहां। तो यहां तो +1 है, यहां पे भी +1, यानी या तो आंसर सी होगा या फिर आंसर डी होगा। कह रहे 2 और 3 से होकर गुजर रही है, तो इक्वेशन में रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 क्या इक्वल आ रहा है, हाँ सर 5 में 2 गया 3 आ रहा था, बस यही आंसर, आगे चेक ही मत करो। आई, कह रहा है यार सरल बनाए, तो 45 को लिखेंगे 9 × 5, तो ये हो जाएगा 9 × 5 का 3√5। 20 को लिखेंगे 4 × 5 तो 2√5 और -√5। तो देखें यार, 3 और 2 5 में से एक गया, 4√5, ऑप्शन ए। आइए यार, एक समतल में 3 अतिव्यापी गैर स्पर्शी वृत्त खींचे गए। देखिए साला हिंदी पढ़ने में ना नहीं याद आ जाएगी सवाल के। 3 नॉन ओवरलैपिंग नॉन टचिंग सर्कल ड्रॉन इन ए प्लेन। कहता है 3 सर्कल खींचे, ना तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और ना ही एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसे 3 सर्कल हमने खींचे, ऐसे 3 सर्कल खींचे। अब जो पॉइंट मुझसे पूछा गया ना वो ये पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, अधिकतम भिन्न भिन्न उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं कितनी हो सकती है। अब मेरे बच्चे आपको ये समझाया था कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, 1 2, 2 तो ये हो गई, 3 4, यानी 4 टेंजेंट 2 सर्कल से खींची जा सकती है। तो आपको ये समझना था 4 तो इससे खींच जाएगी, 4 इससे खींचेगी और 4 ही इससे खींचेगी, क्योंकि अलग अलग है। तो मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम पूछा होता तो हम कोई सीन बैठाते भी। तो कुल मिला के मेरे बच्चे मैक्सिमम 12 ही टेंजेंट खींची जा सकती है। आइए भाई, अगर मेरे बच्चे दोनों सर्कल किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 ही खींची जा सकती है। अगर मेरे बच्चे 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो एक 2 और एक 3, तो मैक्सिमम 3 खींची जा सकती है। अगर टच नहीं कर रहे हैं, दूर दूर है, तो मैक्सिमम 4 खींची जा सकती है। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 ही खींची जा सकती है। आइए आगे देखिए, मेरा काम है हर सवाल के थ्रू आपका रिवीजन करा दिया जाए। कहता है एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई पर मिलती हैं, जहां ए, आओ यार सवाल में क्या कह रहा है भाई। कहता है ये कोई सर्कल है, इसकी 2 कोण है ए बी और सी डी, दिस इज लेट्स से ए बी, दिस इज सी डी। ए इज टू ई बी, ये कहता है 2 है तो ये 3 है, और सी ई इज टू ई डी, ये 5 है तो ये 2 है। अब सवाल ने कहा कि भाई क्या, कि ए बी जो है वो एक्स है,
ए बी की जो लेंथ है मेरे बच्चे वो एक्स है और सी डी की लेंथ है वाई। तो कह रहे यार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी आपके हिसाब से? आओ भाई बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ए बी को एक्स माना हुआ है, तो ये 2 3 5 5 यूनिट एक्स को, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2x/5, ये आ जाएगा 3x/5। ये 7 है, इसको माना हुआ है वाई, तो ये आ जाएगा 2y/7, ये आ जाएगा 5y/7। अब हमें थ्योरम पता है कि ये गुना ये, यानी 2y/7 गुना 5y/7 बराबर होगा ये गुना ये, तो 2x/7 ना 2x/5 और 3x/5। अब देखिए यार करते हैं कार्रवाई, 2 से तो 2 कटा है ना। अब मुझे चाहिए x² / y², तो ऊपर तो आ गया मेरा x², बिल्कुल, और ये y और y नीचे आ गया y²। ध्यान से देखोगे तो यहां बचा है 5, और यहां 5 और 5 ये, तो ऊपर आ जाएगा 125। अब 125 एक ही जगह है, तो यही मेरा आंसर है। नीचे लाओगे तो यहां 3 को 49 से करोगे 147, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार इस पे बड़े सारे रिजल्ट है, अक्सर आते हैं। अगर सवाल में कहे कि किसी सर्कल में दो कोड एक दूसरे को परपेंडिकुलरली टच करती है, जैसे यहाँ ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है, और फिर सर्कल की रेडियस पूछता है, तो उसका फार्मूला होता है x² + y² + z² + w²/2। ठीक है जी। अब दो कोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, ए बी और सी बी, मतलब ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को 90 पे काट रहे हैं। और अगर आपको ये वाली लेंथ मिल जाए, ये ए दे दे और ये वाली लेंथ ए दे दे और ये वाली लेंथ बी दे दे, तो सर्कल की रेडियस हो जाएगी a² + b² के √2। अगर दो कोड कहीं पे भी टकरा रही है, 90 बनाए ना बनाए, तो फार्मूला होता है ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, जिसका इस्तेमाल हमने इस सवाल में किया है। अगर दो कोड बाहर निकल जाए तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? छेदक रेखा, सीकेंट बोल देते हैं। तो इसमें नियम रहता है कि ये भुजा गुना ये पूरी भुजा, ये छोटी भुजा गुना ये पूरी भुजा, इनके प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा, अगर मेरे बच्चे किसी सवाल में ये बोला जाए कि भाई दो कोड हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को किसी पॉइंट पी पे काट रही हैं, अब रिलेशन क्या बनाएंगे कि इन एसी के दम से सेंटर पे एक्स डिग्री बन रहा है और इस बीडी के दम से सेंटर पे वाई डिग्री बन रहा है, एक्स डिग्री और वाई डिग्री बन रहा है। तो आपसे सवाल में पूछेगा कि ये वाला कोण बताओ, या तो ये वाला कोण कहेगा या ये वाला कोण। इन दो कोणों के बारे में पूछा जाता है, ये या ये, इससे सेंटर पे बना हुआ और इस बीडी से सेंटर पे बना हुआ देंगे, तो मेरे भाई इनका ही वैल्यू हमेशा ही x + y/2 मिलेगी, x + y/2 होगी। अब आइए आगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों दो सीकेंट सर्कल से बाहर चली जाए और जहां ये सर्कल को काट रही है यहां से ये वाला एंगल y दे दे और ये वाला एंगल x दे दे, और फिर पूछे ये वाला कोण क्या होगा, तो इन दोनों के डिफरेंस का आधा हमेशा बीपीडी रहता है। जो जो इंफॉर्मेशन नहीं पता उसे चुपचाप से कॉपी में रिजल्ट को लिख लेना, जो याद नहीं है। देखिए यार सवाल ने कहा कि भाई एक सर्कल है, उस सर्कल में क्या हो रहा है, एक जीवा है, लेट से ये कोई कोड है, और इस कोड के साथ कहानी क्या है कि सेंटर पे ना 90 डिग्री का कोण बना दे रही है, रेडियस जो 10 और 10। तो कहता है यार ये वाला एरिया बता दीजिए क्या होगा। तो इसमें आपको करना क्या होगा मेरे भाई, पूरे इस वाले हिस्से का एरिया उठाना होगा एक बार, तो इसका एरिया हो जाएगा θ/360 πr², माइनस इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10 × 10। तो देखो यार 2 से काटेंगे 5, यानी यहां तो 50 आएगा, तो ये आंसर कट गया। अब यहाँ क्या आ रहा है, ये आया मेरे भाई 4, और 10 का वर्ग 100, 4 से काटेंगे तो 25 पाई आएगा, तो 25 पाई ए के ऑप्शन में, तो यही मेरा आंसर है, यानी ऑप्शन ए। देखिए यार ये सवाल हर शिफ्ट में रिपीटेड पूछा गया है। आपको पता है यहाँ 0.5 है, तो 0.5 को किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 आएगा। तो क्या करते हैं, ये 0.05 का क्यूब मैं लिख के दिखा देता हूँ, प्लस 0.01 का क्यूब, नीचे जो लिखा हुआ है 0.25 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब। अब आपको यहाँ ये समझना है कि यार मैं 0.25 को थोड़ी देर के लिए 0.05 बनाना चाहता हूं, तो क्या करें, या 0.5 को 25 बनाना है तो क्या करें, तो आप कहेंगे यार सीधा 5 से गुना कर दो ना, तो पांचों पांचों 25 बन गया। तो इसका मतलब या तो ऊपर 5 से गुना कर दो या नीचे से 5 कॉमन ले लो, यानी 5 की पावर 3 कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा 0.5 और यहां बन जाएगा 0.1।
और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 1/5 का क्यूब मतलब 1/125, और 1/125 का मतलब बना 0.008। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।